तो अगर आप देखो तो थर्मोडायनामिक्स को समझने में काफ़ी लोगों को बड़ी परेशानी आती है, मुश्किल आती है, दिक्कत आती है। और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भाई थर्मोडायनामिक्स को बनने में बहुत टाइम लगा था, इसको इवॉल्व होने में 100-150 साल लग गए थे। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरह नहीं है जहाँ पे न्यूटन ने खुद ही आके सब कुछ सॉल्व कर दिया था और जाने से पहले 3-4 इक्वेशंस हमारे हाथ में पकड़ा दी थी जो हम आज तक चूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में ऐसा हिसाब नहीं था। थर्मोडायनामिक्स में बहुत लोगों ने काम किया था, इनफैक्ट अपने को समझ ही नहीं आ रहा था बहुत देर तक कि चल क्या रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो बहुत पहले बने थे, जब अपने को पता नहीं था कि भाई हीट क्या होती है, जैसे लेटेंट हीट हो गया अपना, आप कैलोरीफिक थ्योरी का, तो ये काफ़ी सिंपल लगते हैं, काफ़ी ट्रिवियल लगते हैं। लेकिन काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो बहुत बाद में बने थे, जब अपने को समझ में आ गया था कि भाई हीट क्या होती है, जैसे एंट्रोपी हो गया आपका, ये काफ़ी मुश्किल लगते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया है भाई, हर एक टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले आपको एक हम बहुत ही हाई लेवल व्यू देंगे, एक बर्ड्स आई व्यू देंगे, एक पंछी का व्यू देंगे, ताकि आप बहुत दूरी से एंड टू एंड थर्मोडायनामिक्स को देख सको। और आपको बताएंगे कि भाई थर्मोडायनामिक्स कैसे इवॉल्व हुआ था, कैसे बना था 100-150 साल में, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हर एक टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपके पास एंड टू एंड थर्मोडायनामिक्स का व्यू है, तो जब फ्यूचर में आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास ये बैकग्राउंड है कि भाई ये टॉपिक कब बना था, क्यों बना था, लोग किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको शायद मदद करेगा ये, ठीक है। तब इस पूरे के पूरे ड्रामे की सिलसिले की शुरुआत 1700s में होती है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्टीम इंजन से। 1712 में पहला प्रैक्टिकल स्टीम इंजन थॉमस न्यूकोमन ने बना दिया था। लेकिन मजे की बात यह थी कि इवन तो स्टीम इंजन बन गया था, हमारे पास स्टीम इंजन को हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये पता नहीं था किसी को कि स्टीम इंजन काम कैसे करते हैं। और इसीलिए हमारी स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी में हम बस यही पता करने की कोशिश करेंगे कि स्टीम इंजन काम कैसे करता है, हीट क्या होती है, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में ये स्टीम इंजन बन गया, इसका यूज़ कोयले की माइंस में किया जाता था, पानी को निकालने के लिए। जब आप कोयले की माइंस में अंदर जाते हो, कोयले निकालने के लिए ज़मीन के अंदर जाते हो, जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो तो पानी निकलना शुरू हो जाता, तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ होता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसको आप कोल माइंस के अलावा बहुत दूर कहीं फैक्ट्री में या फिर कारखानों में नहीं लगा पाए, क्योंकि इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि भाई इसकी एफिशिएंसी जो थी वो बहुत कम थी, 5 से 10% एफिशिएंसी थी, ठीक है। तो इसको आपको वहीं पर यूज़ करना पड़ता था जहाँ पर इसकी खुराक कोयला बड़ी आसानी से मिल जाए, यानी कोल माइंस के पास ही लगाना पड़ता था इसको। क्योंकि अगर आप इसको बहुत दूर किसी कारखाने में फैक्ट्री में लगा रहे हो, तो जितना पैसा आपको यूज़ करना पड़ेगा इस कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैक्ट्री तक, उतना पैसा तो बेचारा फैक्ट्री वाला इसको चला के बनाएगा ही नहीं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में इसके साथ। तो उस दौरान तक अपने को बॉयल्स और एमेटल लॉज भी पता लग गए थे अपने को, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये सब अपने को पता लग गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज जो है हमारा वो 1750s के आगे चालू होता है, ठीक है। तो उस दौरान दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, ठीक है। पहली बात यह कि हमने उस टाइम तक ठीक ठाक थर्मामीटर बनाना चालू कर दिया था, तो टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते थे, ठीक है। दूसरी बात यह कि जोसेफ ब्लैक एक स्कॉटलैंड के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेस पे, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स बनाना चालू कर दिया था, जैसे स्पेसिफिक हीट हो गया, लेटेंट हीट हो गया, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ से उभरी वो ये था कि भाई अगर आप देखो, बहुत देर तक लोगों को हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस पता नहीं था। काफ़ी लोगों को लगता था कि भाई हीट और टेम्परेचर सेम है। काफ़ी लोगों को ये भी लगता था कि भाई जो टेम्परेचर है आपका वो हीट का मेजर है, हीट का माप है। फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा। लेकिन हम देखेंगे बाद में कि जोसेफ ब्लैक ने अपने लेटेंट हीट के एक्सपेरिमेंट्स में बताया कि भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बात उभर गया वो ये था कि भाई हम लोगों ने हीट और टेम्परेचर को मेजर, मापना शुरू कर दिया, और इन दोनों में जो फ़र्क था वो नज़र आना शुरू हो गया हमको इस दौरान। अभी हमारे जेम्स वाट वाइजर पिक्चर में आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने थॉमस न्यूकोमन के इंजन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लाई थी, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। अगर आप देखो जो न्यूकोमन का इंजन था उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो सिलेंडर हम यूज़ कर रहे थे स्टीम को एक्सपैंड करने के लिए और कंडेंस करने के लिए, वो सेम सिलेंडर था, जिसके कारण क्या हो रहा था, 75% से ज़्यादा जो हीट थी वो वेस्ट हो जा रही थी। तो वाट भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने उस पर छोटा सा एक चेंज लाया। चेंज छोटा सा था लेकिन बहुत इफेक्टिव निकला। उसमें उन्होंने क्या बोला कि भाई स्टीम को कंडेंस करने के लिए आप एक सेपरेट सा सिलेंडर लेके आ जाओ, ठीक है। तो उसके कारण प्लस और भी उन्होंने इंप्रूवमेंट्स की, और उसके कारण क्या हुआ, उसकी जो न्यूकोमन की इंजन की जो एफिशिएंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और ये जो इंजन था, हीट इंजन जो था, वो कमर्शियली वायबल बना, यानी इसको आप कारखाने वारखाने में लगा पाए। तो ये जो जेम्स वाट का इंप्रूव्ड वर्जन था, ये सही मानने में हमारा पहला हीट इंजन था, ट्रू हीट इंजन था, ठीक है। और इसीलिए जब भी हीट इंजन का नाम लेते हैं तो जेम्स वाट का नाम आता है, ठीक है। तो अभी इस दौरान हीट की एक थ्योरी थी जो थोड़ा जोर पकड़ रही थी, जिसको हम कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट बोलते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो हीट होती है आपकी, वो एक फ्लूइड की तरह होती है, पानी की तरह होती है। जब हम बोलते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसमें वो फ्लूइड ऐड कर रहे हैं। और फ्रांस के एक बहुत मशहूर केमिस्ट हुए लेवाजियर, उन्होंने तो इस फ्लूइड का नामकरण तक कर दिया, उन्होंने इसको
कैलोरी बोलना चालू कर दिया। लेकिन बड़ी जल्दी ही काउंट रमफोर्ड ने इस थ्योरी पे अटैक करना शुरू कर दिया, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे इस थ्योरी पे अटैक करना शुरू कर दिया और इस थ्योरी का डाउनफॉल, पतन शुरू हो गया। ठीक है, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल ट्रिविया ये था कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लेवाजियर को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो लेवाजियर की जो विडो थी उसने रमफोर्ड के साथ शादी की थी। तो रमफोर्ड ने लेवाजियर की थ्योरी को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन उसकी विडो से शादी भी की थी। ठीक है, तो अब हम एंटर करते हैं 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 1800s में। तो अगर आप देखो बैकग्राउंड में गैसेस के साथ एक्सपेरिमेंट तो हमारे चालू ही थे। ठीक है, तो उसके बेस पे हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसको हम गेलू-सक्स लॉ या फिर चार्ल्स लॉ बोलते हैं, 1802 के लगभग उस दौरान हमने वो अपने को पता लग गया था, समझ में आ गया था। ठीक है, तो अभी बहुत ढोल वोल बजने चाहिए, नगाड़े शगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि अभी सीन में हमारे थर्मोडायनामिक्स के पहले बाहुबली वो एंटर कर रहे हैं, सादी कार्नो पिक्चर में आ रहे हैं। ठीक है, तो सादी कार्नो एक यंग फ्रेंच आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है, थे ये बाहुबली, लेकिन उम्र बड़ी छोटी थी इनकी। सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्होंने 100-150 पन्ने की एक किताब छापी थी, जिसका इतना तगड़ा इम्पैक्ट हुआ कि आज तक जब रात को बच्चे सोते नहीं हैं तो मम्मी बोलती है कि भाई सो जाओ, नहीं तो सुबह एग्जाम में कार्नो साइकिल आ जाएगा। ठीक है, पर जोक्स अपार्ट, सादी कार्नो सच में एक बाहुबली थे, थर्मोडायनामिक्स के तगड़े दिग्गज थे, इनको फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी सीन पे आते थे, उन्होंने एक बड़ा ही सिंपल सा, मासूम सा, इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई किसी के पास उसका आंसर नहीं था। सवाल ये था कि भाई बताओ मेरे को स्टीम इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरे को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। अगर आप देखो हम 100-150 साल से स्टीम इंजन को यूज़ कर रहे थे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि भाई स्टीम इंजन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है, स्टीम इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी या फिर हीट क्या होती है। तो 28 साल की उम्र में उन्होंने छोटी सी एक किताब पब्लिश की और उसमें कार्नो साइकिल दिया अपने को, बोला कि भाई ये साइकिल पकड़ो, अपने स्टीम इंजन को इस साइकिल पर चलाओ, आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात, सबसे चौंकाने वाली बात उस साइकिल की ये थी कि भाई उस साइकिल के मुताबिक जो मैक्सिमम एफिशिएंसी थी स्टीम इंजन की, वो 2 टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही थी। कोई भी इंजन जो है वो 2 टेम्परेचर के बीच में काम करता है, एक हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, राइट। और कार्नो साइकिल के मुताबिक इस टेम्परेचर डिफरेंस पे आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। अगर आप देखो ये उस टाइम के लिए बड़ा ही क्रांतिकारी आइडिया था, क्योंकि लोग सोचते थे कि शायद मैं इंजन का डिज़ाइन चेंज करूँ एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, शायद जो वर्किंग मटेरियल है स्टीम की जगह सुपर हीटेड स्टीम यूज़ करूँ या फिर कुछ और चीज़ यूज़ करूँ इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। और यहाँ पे ये बंदा बोला था कि भाई कुछ भी कर ले, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है आपकी उस टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। पर दुख की बात यह है कि सादी कार्नो बड़ी ही यंग उम्र में, बड़ी ही यंग एज में उनकी डेथ होगी। वो सिर्फ 32 साल के थे जब वो कॉलरा के कारण उनकी डेथ होगी। लेकिन फ्यूचर जनरेशन को, लॉर्ड केल्विन हो गया, आपका रडोल्फ क्लासिस हो गया, और भी काफ़ी लोगों को बड़ा तगड़ा इंस्पायर किया था उन्होंने थर्मोडायनामिक्स को डेवलप करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम एंटर करते हैं अपनी फाइनल स्टेज में, वो है 1840 के ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो अभी भी बहुत जोर जोर से ढोल वोल बजने चाहिए, नगाड़े वगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि फाइनली जो क्वेश्चन हमने 100-150 साल पहले पूछा था कि भाई हीट क्या होती है, उसका आंसर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो उस दौरान एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प चीज़ देखने को मिल रही थी। वो ये थी कि भाई जो साइंटिस्ट लोग जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस में काम कर रहे थे, वो देख रहे थे कि भाई जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं आपके, वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक दूसरे में तब्दील हो रहे हैं, बदल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सेल बैटरी है, उसमें क्या हो रहा है, आपका केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पैदा कर रहा है। उसी इलेक्ट्रिसिटी को आप वायर में से पास करो तो उस वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से आपका मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो रहा है। 2 मैग्नेट्स को पास में लेके आ जाओ, वो रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट से आपका मैकेनिकल इफेक्ट पैदा हो रहा है। मैं ऐसे हाथ को रब कर रहा हूँ, तो मैकेनिकल इफेक्ट से क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। तो डिफरेंट इफेक्ट जो थे वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे थे, बदल रहे थे, तब्दील हो रहे थे। ठीक है, तो सवाल लोगों ने ये पूछा कि ठीक है यार, ये इफेक्ट एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन इस कन्वर्जन में, इस तब्दीली में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कंजर्व हो रही है, जो सेम रह रही है। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री में वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ में तब्दील होती है, राइट, लेकिन वहाँ पे मास कंजर्व रहता है। मास को आप मेजर कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन के पहले मेजर कर सकते हो, देख सकते हो, केमिकल रिएक्शन के बाद मेजर कर सकते हो, देख सकते हो। तो वहाँ पे जो चीज़ कंजर्व हो रही है वो देखना बड़ा आसान है, लेकिन इस केस में आपको कुछ दिख नहीं रहा था, ये डिफरेंट इफेक्ट्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, तो इवन तो जो चीज़ कंजर्व हो रही है वो दिख नहीं रही है आपको, उसको आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था कि भाई इस पूरी कन्वर्जन में, इस पूरी तब्दीली में, इस पूरी चेंज में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कंजर्व हो रही है, जो सेम रह रही है। अब इस पूरी डिस्कशन के बेस पे, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे आंसर निकला कि हाँ बिल्कुल कोई चीज़ कंजर्व होती है, और उस चीज़ को क्या बोला गया, एनर्जी बोला गया, एनर्जी का कॉन्सेप्ट बनाया गया। ठीक है, तो ये जितने भी इफेक्ट्स आप देख रहे थे उसमें एनर्जी कंजर्व हो रही है। ठीक है, और यही बना आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अगर आप देखो
इवन दो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोल रहे हैं, लेकिन ये खाली हीट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, थर्मोडायनामिक्स में खाली एप्लीकेबल नहीं है, जो बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंस, आपका केमिस्ट्री ले लो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म ले लो, सब में एप्लीकेबल है। ये एक फंडामेंटल यूनिवर्सल लॉ है, राइट। तो यही मेरा मतलब, जब इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बोला था कि भाई इवन तो हम स्टडी खोज में हीट की गई थे, लेकिन अपने को फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर पता लगे, राइट। तब उस टाइम पे एक और काम चल रहा था, वो ये था कि भाई जूल, मेयर और 10-12 लोग और क्या कर रहे थे, वो डिफरेंट तरीके यूज करके हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे थे, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, एक तरीका हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का है स्टीम इंजन, एक तरीका वर्क को हीट में कन्वर्ट करने का मेरा हाथ का रबिंग। वो डिफरेंट तरीके यूज कर रहे थे इन कन्वर्जन को, ठीक है। आइडिया ये था कि भाई वो देखना चाहते थे कि अगर मेरे पास एक यूनिट अमाउंट ऑफ हीट है, मैं उससे कितना काम पैदा कर सकता हूँ, कितना वर्क पैदा कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास यूनिट अमाउंट ऑफ वर्क है, उससे मैं कितनी हीट पैदा कर सकता हूँ। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला, नतीजा ये निकला कि भाई अगर आपके पास फिक्स यूनिट ऑफ हीट है, उसको आप फिक्स यूनिट ऑफ वर्क में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे जो मर्जी तरीका यूज करो। सिमिलरली फिक्स यूनिट ऑफ वर्क को आप फिक्स यूनिट ऑफ हीट में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे अगेन जो मर्जी तरीका यूज करो आप। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 50 यूनिट हीट है, उससे आप कुछ काम करते हो और काम आपको 1 यूनिट काम मिलता है किसी एक तरीके से, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप जो मर्जी तरीके से आप हीट को वर्क में कन्वर्ट करो, आपको 50 यूनिट ऑफ हीट हमेशा हमेशा 1 यूनिट ऑफ वर्क देगा। सिमिलरली 1 यूनिट ऑफ वर्क आपको हमेशा 50 यूनिट ऑफ हीट देगा। ये मतलब था इसका, ठीक है। और इस सब के बेस पे फाइनली 100-150 साल के बाद आपने को पता चला कि भाई हीट है क्या भला। तो भाई हीट का राज ये निकला कि भाई हीट जो है कोई ये रोमांटिक सी चीज़ नहीं है, कोई एग्जॉटिक सी चीज़ नहीं है, कोई नई डिश नहीं है जो नेचर कुदरत अपने को सर्व कर रही है, पेश कर रही है। हीट तो अपने घर की दाल निकली, मतलब हीट वर्क निकली, काम निकली। हीट और वर्क सिमिलर फिनोमिना, एक तरह के फिनोमिना निकले, ठीक है। और अगर आप देखो तो वर्क को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ, एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करके। वर्क इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क एक तरीका है जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं एनर्जी या फिर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हीट भी वही निकली, यानी कि हीट भी एक तरीका है जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई हीट जो है वो एनर्जी है, जो बिल्कुल गलत है। हीट एक तरीका है, एक जरिया है जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी बार इसको भी बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हीट इज वर्क, वर्क इज हीट। लेकिन ये एक स्पेशल केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो अभी पिक्चर में आते हैं हमारे रुडोल्फ क्लॉसियस, ठीक है। तो क्लॉसियस भाई साहब सवाल ये क्वेश्चन ये पूछे थे कि मेरे पास चाय पड़ी हुई है प्याली में, ठीक है। तो वो चाय खुद ब खुद ठंडी क्यों होती है, वो ज़्यादा गर्म क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि दोनों केसेस में फर्स्ट लॉ वैलिड रहेगा। सिमिलरली मैंने रूम में अगरबत्ती जलाई है तो खुशबू जो है वो पूरे रूम में क्यों फैल जाती है, किसी कोने में जाके क्यों नहीं वहाँ पे बैठ जाती, सिमिलरली बदबू भी, ठीक है। तो जनरल वे में सवाल ये था कि भाई जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी कोई एक नेचुरल डायरेक्शन रहती है, एक मनपसंद डायरेक्शन रहती है, खाली उसी में मूव करना पसंद करते हैं। जैसे जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ठंडा ही होगा, ठंडा ऑब्जेक्ट खुद ब खुद गर्म नहीं बनेगा। तो क्या चीज़ डिसाइड करता है कि प्रोसेसेस की डायरेक्शन क्या होगी, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसको एंट्रोपी बोला गया, और बोला गया कि भाई जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, वो डायरेक्शन होगी नेचुरल डायरेक्शन प्रोसेसेस की, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट कि भाई एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, ये बना आपका सेकंड लॉ का डेफिनेशन बाद में जाके, ठीक है। लेकिन अब देखो जब जिसने लॉ बनाया, क्लॉसियस ने जब ये लॉ बनाया, तो ये लॉ उसने मैथ की कुछ इक्वेशन के साथ थोड़ा थोड़ा हेरा फेरी करके उसके बेस पे बनाया था। एक्चुअल इसका मतलब जब हम बोलते हैं कि भाई एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, इसका एक्चुअल मतलब क्या, उसके पास आंसर नहीं था। वो आंसर दिया था लुडविग बोल्ट्जमैन ने। लुडविग बोल्ट्जमैन की कहानी बड़ी ट्रैजिक कहानी है, बड़ी दुख भरी कहानी है, लेकिन वो मेरे पर्सनल फेवरेट साइंटिस्ट हैं। तो लुडविग बोल्ट्जमैन अभी ऑस्ट्रिया के एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है। तो वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के प्रोपोनेंट थे, उसके मानने वाले थे। थ्योरी जिसमें हम बोलते हैं कि भाई जो गैसेस होती है वो छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल से बनी होती है, जो मूव किए जा रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में हर जगह पे, ठीक है। तो उनका मानना था कि अगर हम गैसेस का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनकी स्टडी करें, ठीक है, तो हम काफ़ी ज़्यादा जो उनकी मैक्रोस्कोपिक पर जो प्रॉपर्टीज, उनकी प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल जब कंटेनर की वॉल पे टकराते हैं, ठीक है, तो उससे प्रेशर पैदा होता है। तो उन्होंने वो थ्योरी यूज़ करके जो सेकंड लॉ का जो असली मतलब था वो समझाया अपने को, और वो मतलब उन्होंने इस इक्वेशन की शेप में लिखा, एस इज इक्वल टू के लॉ डब्ल्यू। और ये इक्वेशन आप उनकी कब्र, उनकी ग्रेवयार्ड, उसमें भी लिखी देख सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे इस इक्वेशन का मतलब ये है कि भाई नेचर मूव्स टुवर्ड्स मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। नेचर उस डायरेक्शन में मूव करना पसंद करती है जिस डायरेक्शन में वो स्टेट में पहुंचे, जो स्टेट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हो। तो नेचर प्रोबेबिलिटी फॉलो करती है, कोई ऑर्डर शॉर्डर फॉलो नहीं करती। नेचर लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉलो करती है, ये है इस इक्वेशन का मतलब,
तो अब ये वाली इक्वेशन बनी आपकी सेकंड लॉ की डेफिनेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। अगर आप देखो बोल्ट्जमैन ने क्या किया, बोल्ट्जमैन ने थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी को जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर आप देखो ये जो इक्वेशन जो उसने इंटरप्रिटेशन दी थी सेकंड लॉ की माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, लोगों को ये इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट करने में, मानने में बड़ी परेशानी हो रही थी। उसके दो रीजन थे। पहली बात ये, अगर आप देखो इक्वेशन क्या बोली, इक्वेशन बोली कि जो आपका सेकंड लॉ है वो एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, हमेशा सही नहीं होगा वो, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल लॉ है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे है। तो आपके पास केस हो सकते हैं जहां पे ये फेल हो सकता है। उस टाइम पे अगर आप देखो लोग एब्सोल्यूट लॉ के यूज टू थे, ग्रेविटेशन लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, राइट। और यहां पे एक बंदा बोल रहा था कि भाई ये स्टैटिस्टिकल लॉ है, ये मोस्टली सही होगा लेकिन कभी कभार फेल भी हो सकता है, और लोगों को ये मानने में बड़ी परेशानी हो रही थी। और दूसरी बात है, जब ये इक्वेशन बनी तो एटम्स डिस्कवर्ड नहीं थे उस टाइम पे, कंफर्म नहीं थे एटम्स, ठीक है। और ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो थी वो एटम्स के बेस पे बनी होती, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे बनी होती, ठीक है। तो लोगों ने बड़ा अपोज किया इसको मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, ठीक है। बोलते थे कि भाई कोई ख्याली एटम्स लेके आ गया, उसके बेस पे कुछ थ्योरी व्योरी बना दिया, राइट। तो मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो लुडविग बोल्ट्जमैन ने 1906 में सुसाइड कर ली, आत्महत्या, खुदकुशी कर ली। लेकिन विधि का विधान देखो कि उसको पता नहीं था कि 1905 में, एक साल पहले, आइंस्टाइन ने एक पेपर पब्लिश किया है ब्राउनियन मोशन पे, जो प्रूव करेगा बाद में कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं।